नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देखा जाए तो महाराष्ट्र के धुले और मुंबई में 2 घटनाएं हुई जिनमें मरीजों के तीमारदारों ने डॉक्टरों की ही पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सप्ताह में ही महाराष्ट्र में डॉक्टरों के साथ हिंसा की ये 7वीं घटना है। इन हमलों का पुरजोर विरोध भी हो रहा है। पहले महाराष्ट्र के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए और फिर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में डॉक्टर्स उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। हालत अब ये आ पहुंची है कि डॉक्टर्स अपने मरीजों और उनके तीमारदारों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी वो अस्पताल नहीं आएंगे ड्यूटी पर। यह हैरान करने वाली बात भी है और दुख देने वाली बात भी। ये पता लगाया जाना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या घट रहा है कि मरीज डॉक्टरों पर हमला करने पर उतारू हो गए हैं। इस मुद्दे को सिर्फ कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखना ही ठीक नहीं होगा, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, आखिर उसकी ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसकी तरफ ये घटनाएं इशारा कर रही हैं। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि आखिर जो मरीज और डॉक्टर का जो रिश्ता है वो क्यों इस तरह बदल रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। डॉक्टर एम वली मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, सीनियर फिजिशियन रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता हैं, प्रोफेसर हैं, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, GNU से आते हैं। और साथ ही शैलजा चंद्रा भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली की। सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर वली, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। इन हमलों को हम समझ रहे हैं कि तमाम तरह से जो है निंदा हो रही है इन हमलों की। इंटरनेशनली जो है लोग खड़े हो रहे हैं डॉक्टर्स के, ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री को खत लिखा जा रहा है, लेकिन इसमें आप देखना क्या चाहते हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं हमले? मैंने इसमें कई चीज़ें पढ़ी। मैं वहाँ से शुरू करूँगा जब डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते थे। डॉक्टर साहब आप भगवान। सोसाइटी में डिटेरियोरेशन आया तो पिटने वाला डॉक्टर और मारने वाला मरीज का अटेंडेंट दोनों उस डिटेरियोरेशन का हिस्सा है। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कम्युनिकेशन का गैप हो गया कि मरीज़ के बारे में डॉक्टर उसके रिश्तेदारों को बता नहीं पाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है उसके पास। 10 मरीज़ होते हैं और इतना कम वक्त होता है कि उसका अगर बताने में वो और एक्सप्लेन करने में 10 रिश्तेदारों को वक्त गुजार देगा तो वो पीछे जो 10 मरीज़ हैं वो मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि पेशेंट के 10 अटेंडेंट हमारे यहाँ आते हैं एक के साथ, और वो 10 के 10 जानना चाहते हैं मेरे मरीज़ का हाल क्या है, और नहीं जान पाते तो उनका टेम्पर हाई हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ मरीज़ को डॉक्टर के पास जब लाया जाता है जब वो मौत के बहुत करीब पहुँच चुका होता है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में देखता हूँ कि वहाँ हल्का बुखार आने पर ही एडमिट कर लेते हैं। दूसरे में देखता हूँ जब जिगर फेल हो गया, क्रेटिनिन 12 हो गया, तब OPD में पहली बार आके चेक करा रहा है आदमी ब्लड प्रेशर। भैया गुर्दा तो ख़राब हो चुका तुम्हारा, ख़त्म है, तुमने अभी तक अपना ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक कराया, नहीं कराया। तो ये जो एक दोनों परिप्रेक्ष्य मैंने आपके सामने रखे, किस तरह के पेशेंट कहाँ जा रहे हैं, वो एक डिवाइड हो गया है। सोसाइटी में डिटेरियोरेशन हो गया है, भीड़ बढ़ गई है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलती न होने के बाद भी हमारी ये आदत हो जाती है कि कुछ भी हो जाए मरीज़ को कि साहब डॉक्टर साहब की गलती से हमारा मरीज मर गया। यानी आप ही कह रहे हैं कि आखिरी बिल्कुल स्टेज पर आने के बावजूद भी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता। लेकिन डॉक्टर वली, इस बात को भी समझना होगा कि किस तरह से 2 तरह के भारत हो गए हैं। एक भारत है और एक इंडिया है। इंडिया में बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं जहां लोग पैसा खर्च करते हैं और जाते हैं, और टूरिज्म है कि बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है। दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है, दरअसल उसका इतनी बड़ी आबादी का पूरा जो प्रेशर है, पूरा दबाव जो है वो सरकारी अस्पतालों पर पड़ रहा है, और जाहिर है यही सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स जो हैं वो पिट रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपने खासकर कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एसोसिएशंस, उन्होंने कहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हम अपनी ड्यूटी पर नहीं जा सकते। ये बात सही है कि डॉक्टरों को भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन क्या डॉक्टरों ने, एक भगवान छोड़ दीजिए, एक इंसान होने के नाते ये समझने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डॉक्टरी में भी, पेशे में कुछ ऐसी कमी हो रही है? क्या ऐसी कोई लापरवाही है? क्या बर्ताव में इस तरह की कोई चीज़ है जिससे इतना निराश हो रहे हैं तीमारदार? मैं डॉक्टर वली की बात को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ कि तीमारदार और बीमार दोनों में अगर देखा जाए तो डिटेरियोरेशन हुआ है, सोसाइटी का पतन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे हैं डॉक्टर भी डॉक्टरों का भी, मैंने ये कहा, आपने कहा तीमारदार और बीमार, लेकिन डॉक्टरों में भी हुआ है, डॉक्टरों में भी पतन हुआ है, सोसाइटी का पतन हुआ है एज सच। अब देखिए कि हमने इलाज शुरू किया, अगर मैं भय मुक्त नहीं हूँ तो क्या मैं मरीज का इलाज सही तरीके से कर सकता हूँ, शांतिपूर्वक कर सकता हूँ? मरीज
आता है हमारे पास एक डेड बॉडी को लेकर। मैं ये आपको रिसेंट इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। डेड बॉडी को लेके आया, डिक्लेयर डेड किया है, उस बात पर डॉक्टर की पिटाई कर दी। अभी तो कोई इलाज नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई, तब भी उसकी पिटाई कर दी जाती है। इशू ये बन चुका है कि आज एक नेगेटिव आउटकम हो, पेशेंट और अटेंडेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है। वो किसी ना किसी तरीके से या तो अपने समाज में रिश्तेदारों को ये बताना चाहता है कि मैंने अच्छे से अच्छा इलाज कराया, मगर डॉक्टर की गलती की वजह से इसकी जान गई। समाज के किसी पक्ष का कसूर हो, मगर डेथ होने का कारण डॉक्टर है। दवा नहीं मिली, डॉक्टर कसूरवार। सड़कें टूटी फूटी हैं, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई, डॉक्टर कसूरवार। एंड स्टेज पे लाया गया, अगर उसकी मौत निश्चित है, डॉक्टर का कोई उसमें बीच में रोल ही नहीं है, तब भी डॉक्टर कसूरवार। चलिए मान लिया आपकी बात, ये बात सही हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि डॉक्टरी के प्रोफेशन में भी पतन हुआ है। किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं कि डॉक्टरों की तरफ से क्या खामियां हैं? ये तो आपने बीमारों की और तीमारदारों की बात बताई। डॉक्टरों की तरफ से जो खामियां हैं, जो मैं महसूस करता हूं कि वो पूरा समय मरीज को नहीं दे पाते, या तो समय होता नहीं, या वो और काम जो हैं उनमें उलझे रहते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे टेस्ट लाने हैं, रिपोर्ट्स लानी है। जो जूनियर डॉक्टर हैं आधे टाइम तो उन्हीं रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उन टेस्टों के सैंपल में लगे रहते हैं। हमारा जो नर्सिंग स्टाफ, जो और स्टाफ होना चाहिए उस चीज़ों के लिए, वो भी उपलब्ध नहीं होता है। ले दे के फेस ऑफ हॉस्पिटल इज़ अ डॉक्टर। अगर अस्पताल में कोई चीज़ की भी कमी है तो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराया जाता है। तो वो सब काम वो करता है। इसके चलते वो कम्युनिकेशन टू द डॉक्टर, जितना पेशेंट के साथ समय देना होता है, उतना दे नहीं पाता। यानी आप दोनों की बात से ये पता चल रहा है कि दरअसल दबाव जो है, हेल्थ केयर सिस्टम पे जो दबाव है, चाहे डॉक्टर्स ओवरवर्कड हों या मरीज बहुत सारे हों, ये कहीं ना कहीं एक अंडरलाइनिंग एक वजह बन के उभर रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन के उभर रही है। और आपने ये भी कहा कि सामाजिक पतन भी जो है हो रहा है, डॉक्टर वली ने भी कहा। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, मैं आपसे आंकड़े समझना चाहती हूँ कि आखिर भारत में पिछले 10 साल में या 20 साल में समझने की कोशिश करें कि आखिर जो अनुपात है डॉक्टर का और मरीज़ का, अस्पतालों का और मरीज़ का, क्या वो किस हद तक बदतर हुआ है, जो स्थिति अब यहाँ एक सोशल अनरेस्ट तक आ पहुँची है? देखिए, संक्षेप में बताएं तो ये जो बेंचमार्क्स है, जो रेशियोज़ हैं, वो काफ़ी एडवर्स हैं। यानी जितने हॉस्पिटल्स या जितने बेड्स हमें चाहिए वो नहीं है, और जो डॉक्टर पेशेंट या जैसे पैरामेडिक्स नर्सेस के बात की, ये हर रेशियो में डेफिसिट्स हैं। और पब्लिक प्राइवेट में एक डिवाइड आ चुका है। प्राइवेट जो है उसके भी कई कैटेगरीज़ हैं, जो बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड एक सेक्टर हैं, और एक 5 स्टार कॉरपोरेट सेक्टर जो है। पब्लिक में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक जेन्युइन समस्या है, या दवाई की कमी है। और प्राइवेट में जो है वहाँ एक्सपेंस की बात है, और कहीं ना कहीं ये मार्केट फेलियर भी हमें दिखता है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी एक मरीज़ हम लें, वो पब्लिक या प्राइवेट में सीमित नहीं है, वो डिफरेंट पॉइंट से गुजरते हैं। और कई बार ज़्यादातर इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है ये ट्रांजिट पॉइंट्स पे होता है। थियोरी भी हमें यही बताते हैं। तो ट्रांजिट पॉइंट्स में या तो डुप्लीकेशन होता है, या तो बैरियर्स होते हैं, या तो कुछ डेफिसिट्स होते हैं। कम्युनिकेशन की बात की, पहले सरकारी अस्पताल में एक सिस्टम होता था सोशल वर्कर्स का, अब वो सोशल वर्कर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो पेशेंट और सिस्टम का जो एक इंटरफेस है, वो इंटरफेस पे हमने ध्यान नहीं दी, बल्कि सोशल वर्क किस तरह से बता रहे हैं? सोशल वर्कर जो है वो ये कम्युनिकेशन जो है, जैसे बात कर रहे थे, जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं और जो पेशेंट्स हैं, दोनों के अलग अलग कुछ नीड्स हैं, अलग अलग दृष्टिभंगियाँ हैं। तो ये जो इंटरफेस है, ये सोशल वर्कर या विदेश में हम जिसे केस मैनेजर कहते हैं, इन अदर वर्ड्स एक लेयर चाहिए होता है इस कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए। डॉक्टर पे भी आप पूरा दोष नहीं दे सकते कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन बियॉन्ड ए पॉइंट डॉक्टर नहीं कर सकते, उसके लिए केस मैनेजर चाहिए या सोशल वर्कर चाहिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। जी, शैलजा चंद्रा, ये बताइए कि आप इसे किस तरह से समझती हैं? अगर एक सरकार के मद्देनज़र इसे देखने की कोशिश की जाए, अगर इसको एक प्रबंधन मैनेजमेंट के इशू पर इससे देखने की कोशिश की जाए, तो किस तरह से आप इस मुद्दे को देखना चाहेंगी? हालांकि कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि दरअसल डॉक्टर्स जो हैं वो कारखाना मजदूर की तरह बर्ताव कर रहे हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, आपका काम जो है एक मजदूर की तरह काम का नहीं है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि अगर ये सामाजिक पतन की तरफ इशारा हो रहा है, या वाकई जिस तरह से अनुपात इतना गड़बड़ है मरीज़ का और
डॉक्टर का या मरीज का, अस्पताल का, तो इस दबाव को आखिर कौन झेलेगा, कौन जिम्मेदार है? आप कैसे देखना चाहेंगे इस मुद्दे को? देखिए, ये जो प्रक्रिया हुई है महाराष्ट्र में वो तो कई साल से चल रहा है। दिल्ली में भी चला है, कई स्टेट्स में हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी हुआ। 18 स्टेट्स ने हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट्स लागू कर दिए हैं अपने स्टेट के पावर्स में, और वो एक्ट्स इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि अभी तक शायद पुलिस को इतला भी नहीं है कि ऐसे एक्ट्स है, और नॉन अवेलेबल कर दिया है कई कई स्टेट्स ने कि अगर आप कोई हमला करे डॉक्टर पे तो वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो जाता है, आपका अरेस्ट होके आपको स्ट्रेट अवे जेल में डाला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 18 स्टेट्स ने ऐसे किया है, इसका मतलब है ये तो बहुत ही गंभीर बात है, पर अगर इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है तो कुछ ना कुछ करने पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पुलिस के तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर्स के तरफ से, और जो इनके जो होते हैं लोग जो देखभाल करते हैं जो हॉस्पिटल का जो वातावरण है, उनके भी सारे इन चारों लोगों की इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की परिस्थिति देख लें, आज ही मैं एम्स में थी, देखिए लोग तो बिल्कुल बाहर एक दरी के ऊपर धूप में बैठे हैं अपने मरीज के लिए, छोटे छोटे बच्चे रास्ते पे पेशाब कर रहे हैं। ये हालत में अगर डॉक्टर को काम करना होता है फिर भी वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें मानना चाहिए कि जो डॉक्टर्स लंच तक नहीं खाते हैं 4 बजे तक, कभी कभी लंच खाते ही नहीं है, लगातार 60 से लेके 80 मरीज को देखते हैं कभी आरएमएल हॉस्पिटल में। लेकिन शैलजा चंद्रा जी, सीमा ही नहीं है जितने। शैलजा चंद्रा जी, चूंकि आपने हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र किया और आप कह रही हैं कि 18 राज्य पहले इसको लागू कर चुके हैं, क्या वाकई मुमकिन है इसको देखना कि हम सिर्फ इस समस्या को एक कानून व्यवस्था के मद्देनजर देखें? क्या वाकई सिर्फ ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है कि अगर ये जो प्रोटेक्शन कानून है ये लागू हो जाएगा तो मरीज चूंकि डर जाएंगे और अस्पतालों पर हमला नहीं करेंगे, इससे मरीजों की समस्या का हल तो नहीं हुआ कम से कम? मरीजों की समस्या किस वजह से है? देखिए, एक रिसर्च स्टडी मैंने देखी है, फर्स्ट आइटम है कोई डेथ हो जाए तो फर्स्ट चीज है कि होल्ड द डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल। अगर ड्रग ना मिले या आपको लिनन ना मिले, शीट नहीं है, कोई भी कमजोरी हो वो हॉस्पिटल की स्थिति, डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, जबकि डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एक तो समझाने पड़ेगा, कितने आपके पास साधन है मीडिया में, हॉस्पिटल में ही ये मैसेज देना कि डॉक्टर तो आपके काम के लिए है, पर ये नहीं है कि आप उसके ऊपर सारे जिम्मेवारी ठहराए, आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप एक सिविक कॉन्शियस सिटीजन हो, तो ये थोड़ा सा हमें अवेयरनेस बिल्ड करने पड़ेगा। दूसरी जो बात है कि लापरवाही जरूर होती है, कई बार होती है, पर जो कम्युनिकेशन करते हैं कोई भी घटना हो तो जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर सौंपा जाता है। कभी भी मैंने नहीं देखा है कि ऑपरेशन के बाद सीनियर डॉक्टर आके मरीज को बता दे कि क्या हुआ है, तो जूनियर डॉक्टर बताएगा कि सॉरी वो ऑपरेशन में ये घटना हुई, तो नेचुरली वो लोग उसके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि वो जूनियर डॉक्टर इतना माने इनएक्सपीरियंस लगता है, तो लगता है कि इसी ने मेरे रिलेटिव को मार दिया है। मुझे लगता है कि इसमें एक कोई प्रोटोकॉल बनने की ज़रूरत है, गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेथ केस हो, ऑपरेशन केस हो, सीनियर डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बीच में जो स्टाफ है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक्त किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लैक एंड व्हाइट में दी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, ये करना चाहिए और ये हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स में लाना चाहिए। डॉक्टर वली, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से अभी शैलजा चंद्रा जिक्र कर रही हैं, जाहिर है जायज़ बात है, वो ये कह रही है कि भी खाना खाने का वक्त नहीं मिलता, डॉक्टर भी इंसान होता है और उसके लिए ये काम शायद हमारे लिए एक वक्त में नोबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए रोज़मर्रा का काम है। मेरा काम है यहाँ कार्यक्रम का संचालन करना, उनका काम है मरीजों को देखना। लेकिन हम उन मरीजों का जिक्र करें जो दरअसल गाँव से अपनी ज़मीन बेचकर अपने पेशेंट का इलाज कराने आ रहा है। दरअसल एक एम्स पे हम देखें तो इतना दबाव है कि 1 किलोमीटर तक लगता है कि लंबी लाइन लगी हुई है और लोग जो हैं वो फ्लाईओवर्स के नीचे सो रहे हैं। इतनी
बदतर हालत शायद देखते हुए बहुत किसी का भी दिल पसीज सकता है। लेकिन अगर हम समस्या को अब समझने के बाद अब सुलझाने की दिशा में अगर आगे बढ़ें तो किस तरह के कदम जो हैं वो आप उठते हुए देखना चाहेंगे? पहली महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है डॉक्टर और मरीज के बीच, दरअसल ये भी टूटी है। हाँ, ये तो मैंने आपसे बताया था, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। 2 मुद्दे इसमें और हम ऐड करूँगा और आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। एक तो कंजम्पशन की एक कमोडिटी डॉक्टर को समझा जाने लगा है। आपने प्राइवेट सेक्टर का भी जिक्र किया, उसमें भी एक कवर्ड होता है। और उसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ साथ साथ कि ये हमले दरअसल सिर्फ सरकारी अस्पताल पे नहीं, नर्सिंग होम्स पे भी अस्पतालों पे होते हैं बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर तो, अब आज मैं बिजनौर गया था तो डॉक्टर तो कह देता है मैं हूँ नहीं घर पे, कहलवा देता हूँ, नहीं निकलते रात को। पहले हमारे ज़माने में, मैं जिस मोहल्ले में रहता था, मेरे पड़ोस में एक सीनियर डॉक्टर रहते थे, अक्सर 2 बजे रात को उनका दरवाज़ा बजाया जाता था और वो जाके मरीज़ देख के आते थे। अब ये नहीं होता, नहीं जाएगा डॉक्टर, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में वो ये है, आपने उसकी तरफ इशारा किया कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, हमारा क्या इलाज हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो पैसा मरीज देता है 1 लाख, उसमें से डॉक्टर्स को हार्डली 2000-3000 मिलते हैं। वो समझते हैं हमने डॉक्टर साहब पे चढ़ावा चढ़ाया। गवर्नमेंट सेक्टर में जो वो बेचारा सामान खरीद के लाता है उसमें डॉक्टर को ढेला नहीं मिलता। तो जो भी उसका खर्चा होता है, अगर वो गरीब है, जो कि लोग होते जा रहे हैं, तो वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये फ्रस्ट्रेशन से ये चीज़ें स्टार्ट होती है, मारना, चिड़चिड़ा हो जाना या रिटेलिएशन करना डॉक्टर से या किसी और से। रोड रेज इसका एक एग्जांपल है। रोड रेज का क्या है? इट्स फ्रस्ट्रेशन। तो इसी तरह से ये जो सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है डॉक्टरों के ऊपर बढ़ते हुए हमलों में। पहले बड़े अच्छे घरों के लोग डॉक्टर बनने आते थे, गुड फैमिली उनका बैकग्राउंड होता था, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते थे, उनको सेवा भाव होता था, उनमें पैसे का लालच नहीं होता था, ना वो महंगे मेडिकल कॉलेजेस से करोड़ों रुपए देके डॉक्टर बनते थे। वहाँ मैंने जैसे 300 रुपये महीना की डॉक्टरी पढ़ी है, बहुत सस्ती पढ़ी है। तो वो इस सब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, इसलिए अर्निंग मोटिव नहीं होता था। आई एम वेरी क्लियर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस तरह से भी समझने की जरूरत है इसको। ये वाली साइड जो है, ये झगड़े की जड़ यहाँ है। और दूसरा जो आपने कहा है, सरकारी अस्पतालों पे हमेशा से बोझ रहा है, वो हमारी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का झगड़ा है। अभी न्यू जो हेल्थ पॉलिसी आई है, आपने भी प्रोग्राम किया होगा उस पर, ज़रूर, मैंने कई चैनल्स पे प्रोग्राम दिया। उसमें सबसे पहला जो हमारी गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अटेंशन दी है कि बेड टू पेशेंट रेशियो सुधारा जाए। डॉक्टर साहब ने अभी इशारा किया कि नर्सेज डॉक्टर रिलेशन जो रेशियो है वो सुधारा जाए। तो ये ओवर द ईयर्स क्या हुआ है, मरीज बढ़ते गए, मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़े। शुरुआत में 6 मेडिकल कॉलेज थे, गवर्नमेंट सेक्टर के तो बढ़े नहीं, प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस मशरूम कर गए, जो उगाही के जरिए बन गए हैं। हाँ, उसमें डिफरेंट मैनर्स, डिफरेंट एटिकेट्स, डिफरेंट वे ऑफ सर्विस, टेट फॉर टैट बिहेवियर। अच्छे बड़े घरों के बच्चे जिन्होंने कभी किसी की चू नहीं सुनी, वो क्यों मरीज की बात सुनेंगे? हमारी तो स्कूल में पिटाई होती थी सोटी से, हमने तो हमेशा सुना, आज तक सुनते हैं, मरीज की बात सुनते हैं, हमें बताया गया संस्कार में है। जो एक बड़े घर का लड़का जो बाहर से पढ़ के आए, डॉक्टरी कई करोड़ रुपए खर्च करके, वो क्यों सुनेगा मरीज की बात? वो तो अपने बॉस को भी जवाब दे देता है। तो एक रैगिंग बंद हो गई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रैगिंग बंद हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल प्रोफेशन में। आई एम वेरी फ्रैंक व्हाट आई एम टेलिंग। रैगिंग से भी हमें एक संस्कार मिलता था, सीनियर और जूनियर की रिस्पेक्ट मिलती थी, तो वहाँ पेशेंट और डॉक्टर की रिस्पेक्ट भी आती थी, इनकलकेट हो जाती थी ऑटोमेटिक, बताना नहीं पड़ता था। चलिए, समय मेरे पास कम है। डॉक्टर गुप्ता, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक जो महत्वपूर्ण पहलू यहाँ उभर कर आया है कम्युनिकेशन, इसके अलावा जिन चीज़ों की तरफ डॉक्टर वली ने इशारा किया, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो इस तरह के हादसे हैं वो इमरजेंसी जो वार्ड है उसके आसपास होते हैं, और ये भी कोशिश की जा रही है कि इमरजेंसी वार्ड को जो है अस्पताल से थोड़ा अलग रखा जाए, ताकि कम से कम पूरे अस्पताल का कामकाज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। क्या ये हल है कोई? देखो मैडम, बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये कोई हल नहीं। अगर हम देखें कि मूलभूत कारण क्या है, अभी हमने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में एक वाइट पेपर निकाला था जिसमें हमने हर स्टेक होल्डर को बुलाया था, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, कि कारण क्या है ये जो असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स या डॉक्टरों के पिटाई का काम बढ़ता जा रहा है। अगर ये देखा जाए कि इसके पीछे सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन है। जैसे सर ने बोला कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को लगता है बहुत पैसा लिया गया और उस पैसे का डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता, जबकि डॉक्टर को उसका मुश्किल से 10, 5, 7% पैसा मिलता। अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स क्यों आए? अगर आज हम देखें कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को हम समाज से निकाल दें तो हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं
वो शायद बांग्लादेश या उससे भी गिरे हुए देशों की तरह हो जाए। नहीं, अगर हेल्थ इंडिकेटर्स हम देखें तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से भी बदतर हैं हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स। अगर हेल्थ इंडिकेटर्स खराब है, मगर बहुत सारी सुविधाएं आज हम अमेरिका के लेवल की, बिल्कुल, इसलिए टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है क्योंकि हम बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं हम। लेकिन ये तो विडंबना है कि इसके बावजूद जो है वो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो इतने खराब हैं। अगर देखा जाए, वजह यह है कि देयर इज अ बिग डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, दोज हु कैन पे, और जो पैसा दे सकते हैं और जो पैसा नहीं दे सकते, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस। तो ये जो गैप है जिसका आपने, मैं इसी की तरफ आना चाहती हूँ, आखिर इस गैप को भरने की जिम्मेदारी, ये जो खाई बन गई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी समाज की है, सरकार की है, हमारे मरीजों की भी है और डॉक्टरों की भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक वर्ग की है। अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभाए, जबकि मैं जानता हूँ, मैं जैसे सर पढ़े हैं, हम मुश्किल से वो 150-200 रुपये फीस देते थे और कुल सारा मेडिकल हमारा 20,000 रुपये में पढ़ाई हो गई, और हमने सेवा भाव से किया। आज भी सेवा भाव डॉक्टरों के बीच में, कम्युनिटी में नहीं, चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो प्राइवेट 5 स्टार हॉस्टल्स जो हैं, हॉस्पिटल जो हैं और सरकारी अस्पताल, इनके बीच जो बड़ी खाई है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार यहाँ कहाँ आ सकती है? क्योंकि ये ज़मीनें भी सरकार के जरिए दी गई हैं बड़े बड़े अस्पतालों को, बहुत बड़ी तादाद में जो पुराने अस्पताल दिए गए हैं, अस्पताल देखें हम, जो जिनको बड़ी ज़मीनें दी गई हैं, उसके साथ सरकार ने एक नियम बनाया है कि 10% इन लोगों को इंडोर फ्री करना। क्या ऐसा होता है? मगर हो नहीं पा रहा। हर चीज़ का अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर हम इसको छोड़ दें, हम रेप की बात करते हैं, निर्भया कांड के बाद रेप में बड़े बड़े कानून आए, मगर आज तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो? चलिए, मेरे पास समय बहुत कम है। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, मैं जानना चाहती हूँ फिलहाल कि क्या रेगुलेशन जैसे कहें सरकार की तरफ से कि कितनी आखिर फीस ली जा सकती है, कितना खर्च आ सकता है? आपको लगता है ये भी एक बड़ी समस्या है, अस्पताल मन मर्जी जो है अपना पैसा ले रहे हैं? ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, जो 2012 में तय हो गया, लेकिन आज तक इस पर बहुत ज़्यादा सहमति नहीं है। कई स्टेट्स के अपने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स है और एक सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। उसमें हॉस्पिटल्स की रेटिंग की बात की गई है, उसके साथ रेट फिक्सेशन की बात की गई है, और जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स है उसकी बात की गई है। लेकिन जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का जो समुदाय है, उनके साथ सरकार का अभी तक तालमेल नहीं है। और इस एक्ट के तहत पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकते हैं और ऑल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को रेगुलेट कर सकते हैं, एलोपैथिक एज वेल एज आयुष। ये एक बहुत बड़ी गैप है अभी, जो कुछ हद तक इसको एड्रेस कर सकते हैं, बट ये ना ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ना ये प्योरली क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से हो सकता है। मरीज़ जो चाहते हैं वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो क्वालिटी चाहते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी की देखें तो एक तरफ तो ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं जिसमें नॉन अवेलेबल है, दूसरी तरफ मेडिकल काउंसिल का जो रोल है अकाउंटेबिलिटी का, देयर वी हैव फेल्ड, ये भी मानना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों तरफ से लाना पड़ेगा और सरकार की शैलजा चंद्रा, 5 पॉइंट में मुझे बताइए फिलहाल कि क्या होना चाहिए। अब डॉक्टर राजीव दास गुप्ता कह रहे हैं कि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर। नहीं है, ज़रूर जिम्मेदारी है, और मैं समझती हूँ कि ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट है, स्टेट्स ने इसको तो बिल्कुल घास नहीं डाला है। इम्प्लीमेंटेशन की क्या बात, रूल्स तक नहीं बनाए हैं, स्टाफ तक नहीं सैंक्शन किया है। ये सब्जेक्ट इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि जैसे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि ड्रग्स, फूड, मेडिकल रिसर्च, ये सारा, और मेडिकल एजुकेशन, ये कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे है। ये भी सब्जेक्ट जो है कि आप रेटिंग और स्टैंडर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, ये तो सब्जेक्ट आना चाहिए कंकरेंट लिस्ट पे, तब भी ये एक्ट तो को टीथ मिल जाएगा और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ेंगे तो वहाँ के लॉबीज बहुत ज़बरदस्त है, वो कभी नहीं आने देंगे। पर ये बहुत ही मरीज के दृष्टि से, कंज्यूमर के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे ही लैसेफेयर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर चलता जाएगा। और रेट्स की क्या बात है, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड काम भी करेंगे तो आपके पास कोई उपाय नहीं, आप कंज्यूमर कोर्ट कितने केसेस को संभालेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर सभी मेहमान यहाँ पर एक बात पर कम से कम सहमत हैं कि समाज को, सरकार को, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, पहचाननी होगी। और रेगुलेशन की जहाँ तक बात आ रही है, वापस वहीं पहुँच रही है बात कि दरअसल सरकार को इसमें दखल देकर कहीं ना कहीं उन रेगुलेशंस को ज़्यादा बेहतर उसको अमली जामा पहनाए जाने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।